हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 3। अभी तक हमने अलग अलग तरीके से पढ़ लिया कि किस तरीके से डेवलपमेंट में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या क्या पैरामीटर होते हैं टू जज द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। अभी इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्या अलग पैरामीटर है इनकम के अलावा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट में जब कंपैरिजन होगा तो उसमें दो तरीके से कंपैरिजन होगा। क्या क्या होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड बैंक करेगी, वो एक रिपोर्ट निकालेगी, दैट इज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसका क्राइटेरिया क्या होगा? पर कैपिटा इनकम। नाउ व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? इट इज द एवरेज इनकम, ठीक है, टोटल इनकम डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब इसके अलावा एक और पैरामीटर होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। अदर देन इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट में अदर फैसिलिटीज भी जरूरत है। जैसे कि अगर मैं बात कहूँ एजुकेशन, पब्लिक फैसिलिटीज, है ना, लिविंग कंडीशंस, और भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो एड ऑन करती हैं हमारे ह्यूमन लाइफ को, हमारे स्टैंडर्ड को, उस पैरामीटर को भी देखा जाता है ताकि हम देख सके कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो रहा है या नहीं, या फिर ओनली इनकम ही बढ़ रही है, या फिर इनकम ही एक सोर्स है डेवलपमेंट का। तो उसके लिए एक और रिपोर्ट आती है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। पर कैपिटा इनकम उसमें भी इंक्लूड किया जाता है। देन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर फैसिलिटीज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियोज, लिटरेसी रेट, ये सारी चीजें। अब इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इसके अंदर हम देखेंगे दैट कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि पब्लिक फैसिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक फैसिलिटी के साथ साथ क्या क्या, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एंड वाटर। इसके साथ साथ क्या क्या पब्लिक फैसिलिटीज में अगर हम और ऐड ऑन करें तो हर इंसान के पास खाना नहीं मिल रहा है, तो राशन शॉप्स है कि नहीं है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कि नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी तरीके की है या नहीं है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड की जाएगी। अब इसके साथ साथ अगर और काफ़ी चीज़ें मैं कहूँ तो कि जैसे हम देखते हैं BMI भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। BMI क्या होता है? ये दिस इज बॉडी मास इंडेक्स। कोई इंसान हेल्दी है या नहीं है वो हम कैसे जज करेंगे? उसके लिए एक इंडेक्स है, दैट इज BMI। अभी BMI होता क्या है? देखिए, बॉडी मास इंडेक्स जो है वो उसका एक फॉर्मूला है, दैट इज टोटल वेट। ये आप देख सकते हैं, वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द हाइट इन मीटर्स। ये एक फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं ये 4 लोग हैं, इसमें से मोस्ट हेल्दी इज इन द ग्रीन कलर, देन ही इज अंडर वेट, ही इज ओवरवेट एंड ही इज ओबीस। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मोटा है, इसको और ठीक से अपनी कंडीशंस को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से बॉडी मास इंडेक्स देखा जाता है कि कोई इंसान हेल्दी है या नहीं है। तो एक पैरामीटर है, आप देख सकते हैं इस पैरामीटर 18.50 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, हाइट की जो मीटर स्क्वायर है वो इतना रेशियो आना चाहिए। इन दिस कंडीशन वी कैन से दैट दैट पर्सन इज फिट और नॉट। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? इसके अलावा अगर हम देखें इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी होता है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर क्या क्या कौन रिलीज करता है? ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये करता है UNDP। अब UNDP अगर इसको करेगा रिलीज तो डिफरेंट कंट्रीज से कंपैरिजन करेगा कि कहाँ पर सही है या कहाँ पर चीज़ें गलत है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा? गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड मेनी अदर फैसिलिटीज विच आर नीडेड बाय द ह्यूमन टू बी सिविलाइज्ड एंड टू गेट द डेवलप्ड। अब देखिए और सारी चीज़ें, ये वो 2 इंसान हैं जो ये कॉन्सेप्ट लेकर आए जिसे हम बोलते हैं UNDP का जो SDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो ये दोनों कंसेप्ट लेके आए थे। ओरिजिन ऑफ द SDI अगर हम ठीक से देखें तो 2 इकोनॉमिस्ट हैं, हमने 9th क्लास में फूड सिक्योरिटी के अंदर इनकी बात कर रखी है। ही इज द इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन एंड ही इज फ्रॉम पाकिस्तान महबूब उल हक। ओके, इन दोनों ने ही ये फ्रेमवर्क निकाला था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। अब इसके अलावा इंटरनेशनल कंपैरिजन, जब हम इंटरनेशनली कंपैरिजन करते हैं तो पर कैपिटा के साथ साथ SDI भी देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी देखते हैं। आपकी बुक में एक चीज गिवन है दैट श्रीलंका इज मोर इन रैंकिंग इन SDI देन इंडिया। द बेसिक थिंग इज दैट इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो सीधी बात है हर किसी को फैसिलिटीज नहीं मिल पाएगी एज कंपैरिजन टू श्रीलंका, बिकॉज
उनका जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है। नाउ इन द स्टेट यू कैन सी पर कैपिटा इनकम हरियाणा का काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर हम बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला का काफ़ी सही है, लिटरेसी रेट केरला का काफ़ी अच्छा है, और नेट अटेंडेंस रेशियो कि स्कूल के अंदर कितने बच्चे अटेंड करते हैं, स्कूल जाते हैं, वो आप देखिए 83%। तो अगर हम वैसे देखें कंपैरिजन, अगर ओनली इनकम पे बिहाफ पे देखें तो हरियाणा की स्टेटस अच्छी है, लेकिन अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट देखें ह्यूमन का तो वो केरला का अच्छा है, और उसी के बिहाफ पे डेवलपमेंट को हम जज करते हैं मोस्टली। क्यों? क्योंकि अगर हम इनकम पे बिहाफ पे करेंगे, मान लीजिए हरियाणा में कभी एग्रीकल्चर के बिहाफ पर उनकी इनकम है, तो मान लीजिए हरियाणा में कभी ड्राउट हो गया या फिर कभी बाढ़ आ गई, तो फिर वो इनकम का सोर्स उनका नहीं हो पाएगा, फिर पर कैपिटा इनकम उतना नहीं हो पाएगा, तो फिर हम डेवलप कैसे कहें उनको। वहीं अगर कोई इंसान उनको हमने डेवलप किया, दे विल बिकम अ गुड प्रोफेशनल, बी ए डॉक्टर, साइंटिस्ट और एनीथिंग विच विल प्रोवाइड देयर ओन इनपुट इन अ फॉर्म टू बिल्ड द नेशन। ठीक है, तो इस तरीके से नेशन को डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रोफेशनल्स मिलजुल कर ही काम करते हैं, तब जाकर देश डेवलप होता है। सो डेवलपिंग और पुटिंग और इन्वेस्टिंग इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, जो कि केरला कर रहा है। ओके, सो यहां पर आप देखेंगे 3 अलग अलग रेट्स हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। अब सीधी बात है, ये आपने पढ़ रखा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है द चिल्ड्रन हु आर डाइंग अपॉन 1000 चिल्ड्रन, ओके, then in a particular year. Then literacy rate is again number of person who are literate, okay, and net attendance ratio कि 14 से 15 साल तक के बच्चे जिनको एलिमेंट्री एजुकेशन ज़रूरत है, क्या वो अटेंड कर रहे हैं स्कूल या नहीं, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, तो इसको हम ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करेंगे। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी डन दिस। अब कंपैरिजन अगर हम करें तो आप देख सकते हैं श्रीलंका का मैंने अभी बताया था पर कैपिटा इनकम जो है वो इंडिया से अबव है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है ना। इनकम को हम जब डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से, तो जब जो आपका जो डिनोमिनेटर है वो ज़्यादा हो गया, तो सीधी बात है जो आपका सम है वो अफेक्ट करेगा। ये आपने मैथ्स में पढ़ा है। अब कुछ कंसेप्ट्स और हैं, हम और उसके ऊपर बात करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? फर्स्ट चैप्टर ऑफ द ज्योग्राफी यू हैव डन दिस, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है ये आपने 8th में भी सुना है, 9th में भी सुना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल मतलब क्या है कि हम इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली और सोशली डेवलप करें, उसे बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमी भी ग्रोथ हो, इन्वायरमेंट को हम डैमेज ना पहुंचाएं, मिनिमम से मिनिमम उसको डैमेज कर सकें, अगर उसको भी अगर नेग्लेक्ट कर सकें तो बहुत बढ़िया, और इन्वायरमेंट को हम तरीके से यूज़ करें ताकि वो फ्यूचर के लिए हमारी अलग नेक्स्ट जनरेशन को काम आए, जिससे सोशल जो कम्युनिटी है वो भी डेवलप हो। अगर सिंपल डेफिनेशन देखें तो ये रहा आपका डेफिनेशन, समझते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन की जो एबिलिटी है, जो उनको जो मिलना चाहिए, वो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो चीज़ हम डेवलप कर रहे हैं वो तरीके से डेवलप करें, ग्रीड या फिर लालच में आके ना करें कि चलो आज हम लोग सब कुछ यूज़ कर लेते हैं, नहीं, फ्यूचर जनरेशन को भी उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। ये है इसका उद्देश्य। अब एक एग्जांपल देता हूँ, ओवर यूज़ ऑफ वाटर आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ओवर ऑफ यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, ज़्यादा ग्रोथ के लिए, ज़्यादा एनर्जी के लिए पानी जो ग्राउंड वाटर है उसको लोग यूज़ करते रहते हैं, उसको बचा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार वो ख़त्म हुआ तो वापस मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं वापस उसको सस्टेन करने में। देन एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं वापस उनको बनने में, डेवलप होने में। तो लेकिन क्या होता है, सबको पता है, लेकिन ह्यूमन अपनी ग्रीड को, अपनी लालच को यूज़ उसको बढ़ाने के लिए, टू अर्न मोर इनकम, टू मोर प्रॉफिट, टू गेट मोर रिच, उसको यूज़ करता जा रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है। तो ये सब को अगर हम मिनिमाइज करें और तरीके से डेवलपमेंट करें तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और तरीके से समझाया गया है इसके अंदर। पहली बार इस नाम का यूज़ किया गया था ग्रो हैरलेम बुटरलैंड। अब ये भाई साहब है कौन? ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे एट दैट टाइम।
the then Prime Minister of Norway, and that he was also the chairman of World Commission on Environment and Development. अब आप ध्यान से देखेंगे, कुछ ज़्यादा स्ट्रैटेजी चीज़ें नहीं है, आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, UNCED इसकी एक रियो डी जेनेरियो में एक समिट हुआ था और एक एजेंडा था, एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो है वो हमने पढ़ा है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर। एजेंडा 21 के अंदर इनका एक एम था, एक प्रॉमिस था कि हम लोग किस तरीके से काम करेंगे कि 21st सेंचुरी के अंदर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट ऐसा होगा जिसके अंदर रिसाइकलिंग ज़्यादा होगी, हम लोग इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेंगे, सस्टेनेबल तरीके से ही डेवलपमेंट करेंगे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ओके, नाउ स्टिल इट इज़ अ चॉइस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो चॉइस है, किसी के ऊपर थोपा नहीं गया है। उनको बोला गया है कि आप चाहे तो दुनिया ऐसे रखें या फिर ऐसे रखें, तो चॉइस इज योर्स, ठीक है। आपको भी इसी दुनिया में जीना है तो चॉइस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप उस मेथड को इम्प्लीमेंट करें, यूज करें या फिर नहीं। ओके, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर हम और डिटेल में समझें तो इससे क्या होगा, इससे एक सोशल प्रोग्रेस होगा, इफेक्टिव प्रोटेक्शन होगा, एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड रहेगा, साथ साथ में नेचर को हम तरीके से यूज कर सकेंगे और जो है इकोनॉमिक ग्रोथ चलती रहेगी, ठीक है, ज़्यादा ग्रोथ होगा, ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर सिंपल टर्म्स में समझें तो क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफस्टाइल एंड वेलबींग बाय प्रिजर्विंग नेचुरल एंड इकोनॉमिक या फिर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ऐसा विकास, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें एनवायरनमेंट को हार्म ना हो और हमारा भी ग्रोथ होता रहे। सो एम क्या है? एम ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज मैक्सिमाइजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मिनिमाइजिंग द चांसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और सोशल डेवलपमेंट होगा, ये तीनों एक साथ चलेंगे तब जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। सोशल डेवलपमेंट होगा ऑब्वियसली जब इंसान का विकास होगा, उसके इंटेलिजेंस का विकास होगा, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। फिर इकोनॉमिक ऑब्वियसली इनकम इज द सोर्स ऑफ डेवलपमेंट विद मिनिमाइजिंग और विदाउट हार्मिंग एनवायरमेंट। What are the, this is a question, what are the desired outcome of the sustainable development? क्या desired outcome है? सीधी बात है, clean water and air, fertile soil, good food, ना livelihood हो जिसमें healthy economy हो, सबके पास थोड़ा पैसा हो ताकि वो sustain कर सकें, ठीक है, population की size optimum हो, ज़्यादा ना हो। ओके, देन जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको भी हम मिनिमाइज कर सकें, उसके इफेक्ट को। उसके अलावा सेफ्टी फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिजीजेस, देन सोशल कॉन्टैक्ट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल कॉन्टैक्ट्स हों, लोग आपस में ठीक से रहें। देन वर्क एंड रेस्ट एंड सेलिब्रेशन, वर्क, रेस्ट एंड सेलिब्रेट वॉट एवर यू हैव अचीव्ड। द लास्ट वन इज अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर एंड मोर थिंग्स। So this is the end of your chapter, Development, Class 10th Economics. Thank you very much.